नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लीगल एजुकेशन हाउस पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तावना को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो लाया था और उसमें शब्दशः संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा था। उसके बारे में डिटेल चर्चा नहीं की थी। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। संविधान को समझने के लिए संविधान की प्रस्तावना को समझना क्यों जरूरी है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ और अपनी समझ को संविधान के प्रति और मजबूत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, जिसको इसीलिए हम लोग संविधान की उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलता है कि संविधान की प्रस्तावना का विचार जो लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है, तथा संविधान की भाषा, इसकी प्रस्तावना जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जैसा कि हम लोगों को पता है, संविधान हम भारत के लोगों से शुरू होकर इसे आत्मार्पित अंगीकृत करते हैं, वहाँ पर जाकर के ख़त्म होता है। तो हम लोग संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले संविधान का स्रोत, उसके बाद स्वरूप को देखेंगे, उसके बाद उद्देश्य को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है। संविधान के स्रोत का रूप में हम लोग देखते हैं हम भारत के लोग, यही शब्द यूज है, यहीं से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग यानी जनता, संविधान की सब शक्ति इसी में निहित है। तो और आगे स्वरूप के बारे में समझते हैं। तो स्वरूप को 5 शब्दों से समझाने की कोशिश की गई है। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय को स्वयं लेंगे। भारत देश किसी भी निर्णय को, आंतरिक हो या बाहरी हो, उसे स्वयं ही लेगा, किसी और के सहारा की जरूरत नहीं है हमें। समाजवादी, समाजवादी की विचारधारा महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से संविधान में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि गरीब और अमीर के बीच के अंतर को कम करते हुए हम लोग एक अच्छे समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और ऐसे सारे कंट्री हैं, श्रीलंका बौद्धिस्ट है, तो उन लोगों का राज्य का अपना धर्म है, लेकिन पाकिस्तान, यहाँ इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। जबकि इसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो चौथा वर्ड ये दिया गया है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, इसको अब्राहम लिंकन के एक कोट से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो यानी हम ही लोग अपने लोगों के बीच में से प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भवन में भेजते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। तो ये है लोकतंत्र। और गणराज्य का अर्थ यह है कि राज्य का प्रमुख जो भी होगा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो वो कभी वंशानुगत नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे हम लोग उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें 5 उद्देश्य दिए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो न्याय में हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार का न्याय दिया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान के प्रस्तावना में दिखती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और समानता की बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सभी व्यक्तियों को अपनी प्रतिष्ठा और अवसर के समान अवसर रहेंगे और वह किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे, तो उसमें व्यक्ति की गरिमा के बारे में बहुत डिटेल हमारा संसद भवन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सब ने मिल करके इसके बारे में बहुत अच्छा इसका निर्वचन किया है। और आगे जब हम लोग मूल अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे तब इसको समझेंगे। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, जैसा कि हम लोगों को पता है, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं।
उन सब में सामंजस्य बनाकर भारत को खंडित होने से बचाना ही हमारा लक्ष्य होगा यहाँ से। और इसके बाद राष्ट्र में बंधुता, एक दूसरे के बीच भाईचारा को हम लोग बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने संविधान के मुख्य बिंदु पर, उसकी प्रस्तावना के मुख्य बिंदु को चर्चा कर लिया गया है। अब हम लोग कुछ बाहरी कड़ियों को देखते हैं, अन्य क्या क्या चीजें इसमें और कही गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले इस पर विचार आया, इनरी बेरुबारी का केस एक आया। उसमें यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, इसलिए उसमें संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, उसके अनुसार हम लोग इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। तो आगे चल करके 1973 में एक वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में कहा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को ही पलट दिया और इसमें कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसके जस्ट बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें 1976 42वां संविधान संशोधन में इसके बाद इसमें संशोधन करके 3 शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन करके इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों का इसमें कोट है, हम आपको बताना चाहेंगे। N.A. पालकीवाला ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यह N.A. का परिचय पत्र है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी कहा है। तो दोस्तों, हमने आज संविधान के प्रस्तावना को समझने का, डिटेल से समझने का प्रयास किया था। और अगर इसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं और मैं सभी को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइए।